अरे ये सुनने के लिए कहां तरह से। सो मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, जहां तक पढ़ाया था मैंने कल, रशियन रेवोल्यूशन आगे बढ़ते, पूरे के पूरे समाज को सोशलिस्ट या समाजवादी बनाने की पहल स्टार्ट हुई। और वो क्या थी? ड्यूरिंग द सिविल वॉर, मैं आगे तो नहीं चला गया कहीं ज्यादा, नहीं मैं आगे चला गया, सॉरी पीछे आता हूं। मैं जो पढ़ा रहा था उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो रहा था, फिर हम लोग कहते हैं, मैं कहता है कि बाय। जी बिल्कुल फिजिकल साइंस। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैंने पढ़ा दिया था। 85% पूरे की पूरे रसिया के 85% पॉपुलेशन केवल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, जो कि पूरे यूरोप में सबसे अधिक था। रसिया के लोग केवल पेट ही नहीं पालते थे, पूरे के पूरे मेजर फूड एक्सपोर्टर, मतलब बहुत बड़े खाद्य निर्यातक देश भी थे। पूरे यूरोप में फूड की सप्लाई वो करते थे। और जैसा कि आपको पता है, यूरोप में जो भी आर्कटिक सर्कल के ऊपर इलाका पड़ता है, अब ये मत पूछना आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री अक्षांश पे है, पता है ना आप लोग को कितने डिग्री? 66 बिल्कुल 66.5, 1.2 नहीं, 1/2। ओके, तो 66.5 डिग्री जो है वो आर्कटिक सर्कल है। उसके ऊपर तो बेटे सालों भर बर्फ ही रहती है, तो वहां तो खेती बाड़ी उतनी होनी नहीं है। तो ये रसिया से ही है पूरी की पूरी। बेटे तो जब गर्मियों का मौसम आता है ना, तो छोटा मौसम होता है 3-4 महीने का, जब आप कुछ खेती बाड़ी कर सकते हो। मोस्टली मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो भी इस तरह के इलाके होते हैं, अधिकतर वहां पर लोग एनिमल हर्डिंग या एनिमल हस्बेंड्री करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं। वो ज्यादा आसान है। जैसे ऊंची घाटियों पे चोटियों पे बर्फ हो, तो नीचे वैली में आप पशुओं को क्या कहते हैं, चरा सकते हैं, या जो भी है उनके लिए इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटे उनको कौन सा गेहूं रोटी खाना है, बकरा काटा, गाय काटा, सांड काटा, कुछ भी काटा, मांस ही खाना है उनको। और वो ब्रेड चाहिए उनको, बस वो दो अपना स्लाइस लेंगे, बीच में हॉट बर्गर, डॉग बर्गर, पता नहीं व्हाट बर्गर, है ना, वो मांस का स्लाइस ऐसे निकल के आता है, सेका आग पे, ना तो गरम मसाला ना लाल मिर्च। हम लोग तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। चलिए, कोई बता सकता है कि रशिया के इंडस्ट्री को सबसे अधिक फायदा किससे मिला 19th सेंचुरी में? एनीबडी? एग्रीकल्चर तो था ही। रशिया में ऐसा सरकार ने और क्या कर दिया कि उद्योगों को बहुत ही ज्यादा एक इंक्रीजमेंट मिला। रेलवे का डेवलपमेंट किया, है ना जी। उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती गई रसिया में, तो वहां पे अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर लोगों की भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वर्कर्स की। अब वर्कर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे। 10 से 12 घंटे तक फैक्ट्रियों में, 15 घंटे की बजाय पहले 15-15 घंटे तक फैक्ट्रियों में काम कराया जाता था। आपको पता है इंडिया का रूल, इंडिया के किसी भी लिमिटेड कंपनी में किसी भी वर्कर से 8 घंटे से ज्यादा अगर आप काम करा नहीं सकते। अगर वो करता है तो अपनी इच्छा से उसको ओवर टाइम दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको बात? 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता कोई। नहीं, बहुत दिन से है, जब से हम लोग आजाद हुए। लेकिन एक बात और भी बता दूं आपको कि इसमें ये जो लेबर लॉ तब टूट जाता है जब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी हुई है। मालिक कहता है तुमको 12 घंटे काम करने हैं, आप तैयार हो, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी करा रहा है, काम ही कहीं नहीं है, क्या करेंगे? ठीक है, तो सरकार ने कानून बना करके इस 15 घंटे तक के काम करने के, एक दिन में 15-15 घंटे तक काम कराया जाता था, उसको घटा करके 10 से 12 घंटे तक किया। जितने भी लेबर लोग, अगर किसी फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है, जितने भी नंबर्स ऑफ लेबर जो काम करते हैं, तो आप उनके रहने का भी इंतजाम करोगे, फैक्ट्रियों को करना पड़ता था। ये सरकार का डिमांड था। ठीक है, रूल था जी। लिमिटेड कंपनियां जो होती है ना बेटे, लिमिटेड कंपनियां मतलब जिसका सरकार के साथ बही खाता है, सरकार चेक करती है, सरकार के अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट मालिक हो ऐसी बात नहीं कर रहा, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, लेकिन वो नियम कानून के हिसाब से चलते हैं। छोटी मोटी संख्या वाली कंपनियां जो होती है उनका कोई लिमिटेड का मतलब।
अब बेटा मान लो कि एक प्लास्टिक की क्या कहते हैं कुर्सी बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें 20 आदमी काम करते हैं, तो 20 को हवेली थोड़ी दे देगा मालिक, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आप टाटा और अंबानी की बात करें तो वहां पे फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको पेंशन मिलती है, उसका ईएसआई वाला कार्ड बनता है कि अगर जब तक बुढ़ापे तक अगर उनके फैमिली में किसी को बीमारी होती है तो वहां पर उस हॉस्पिटल में इलाज होता है उनका, है ना। इस तरह से हॉस्पिटल्स अलग गवर्नमेंट ने भी बना रखे हैं श्रमिकों के लिए। Workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. Other had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recalled it. Metal worker considered themselves aristocrats among other workers. अब मैं आपको बता दूं कि सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है, कम से कम ये तो ट्रैफिक से निकल ही गया, नहीं तो ये फंसा रहता तो यहाँ पे आदमी सबकी प्राण सूख जाता। सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को के बगल में शहर है। मैंने कल आपको बताया था कि रसिया का यूरोप में मॉस्को के बाद सबसे अधिक डेवलप सिटी है, एक कमर्शियल सिटी। जैसे आपको पता है ना कि दिल्ली बेशक राजधानी हो इंडिया की, लेकिन भारत की जो औद्योगिक राजधानी है, इंडस्ट्रियल जो कैपिटल है, बॉम्बे, पता है आप लोग। तो उसी तरह से सेंट पीटर्सबर्ग भी बहुत ज्यादा डेवलप था, इंडस्ट्री हर एक तरीके से बॉम्बे आ जाता है। जी, तो वो डेवलप था सेंट पीटर्सबर्ग। तो वहां पे मेटल वर्कर जो लोहे का काम जानते थे, लोहे के फैक्ट्री में काम करना जिनको आता था, जो स्किल्ड थे, बड़े बड़े मशीनों को ऑपरेट कर सकते थे, तो वो लोग अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे। मतलब कि मजदूरों में भी ज्यादा शहंशाह, लेबर में भी नहीं देखते हो कि जो, अब मान लो बेटा हीरे तराशने वाला लेबर और पत्थर तोड़ने वाला लेबर, अंतर है कि नहीं है, ज्यादा स्किल्ड हो गया ना, तो वही वाली बात। हाँ, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, समझ रहे। एक इसमें प्रॉब्लम क्या हुई रशिया में कि जितना भी लेबर दिया जाता था, श्रम दिया जाता था फैक्ट्रियों को, जितने लेबर काम करते थे, उसमें 31% तक तो केवल औरतें ही काम करती थी। लेकिन काम तो वो मर्दों के जितना करे या कभी कभी ज्यादा भी करा लिया जाता था, लेकिन औरतों को हमेशा मर्दों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी। ये जो ब्रिटिशर जब हमारे इंडिया में आए, अब भारत के इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी छोड़ के जब पढ़ेंगे ना, तब आपको थोड़ा बहुत सही तरह से इतिहास समझ में आएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या था, ब्रिटिशर लोगों ने भारत का इतिहास लिखा और हर तरह से ये समझा दिया कि इंडिया के लोग तो कुछ है ही नहीं, जंगली हैं, बर्बर हैं, कि वो जल गए कि भाई ये तो पहले से इतने एडवांस है। हमारे समाज में, गांव में भी औरतों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी शुरू से, और यूरोप में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। यूरोप में जो नहीं कहते सो कॉल्ड मॉडर्न, तो मॉडर्न औरतें वहां की नहीं होती थी। मॉडर्न कभी भी अगर वो, बस ये था कि घर के बाहर जाके काम करती थी मजदूरी का, ठीक है ना, एजुकेशन उनको मिलता नहीं था। नहीं, मैंने देख लिया पर्दे के अंदर से। हमें अपनी तो चिंता थोड़ी, आप लोग का पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगा ना, इंस्टीट्यूट बंद हो जाए तो। और इतने जाडे में कितने सेट के नीचे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो फिर मुस्कान लोगों को नीचे शिफ्ट कर देंगे, हम अपना इंस्टीट्यूट ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो मतलब ये कोरोना के चलते या परमानेंटली? अरे बेटे क्या बोल रही है, तो तीसरे माले तक लिफ्ट लगवा के बच्चों को रस्से में बांध बांध के खींचवाऊंगा, सारे ठाडे बच्चे ना कति लकड़ी जैसे होने लगे। पढ़ाई के साथ साथ वजन भी कम करें, स्मार्ट लर्नर्स। हाँ, ठाडे बच्चे कति लकड़ी की तरह, माँ कहेगी तू पढ़ने जाता है या डाइटिंग मैंने एक्सरसाइज करने जाता है, आते जाते बच्चा कमजोर हो जाए। इसीलिए ना मुस्कान के घरों में देखता हूँ जितने भाई बहन सब बेचारे एकदम स्लिम एंड लीन एंड थिन,
अब 2-3 बार ऊपर नीचे आना जाना हो तो सारी रोटी तो दरी की दरी रह जाए। बेटा उम्र होती है, मैं भी जब छोटा था ना 6 क्लास तक, तो मेरी फोटो तो थी बचपन में, अब मैं दिखाऊंगा भी नहीं आप लोग को। एकदम ऐसा है ना जैसे कि अगर डंडा हो ना, डंडे और मेरे से कंपेयर कर दो कौन ज्यादा पतला, डंडा भी शर्मा जाता था, कंपटीशन में मैं जीतता था। चलते नहीं बेटे, मैं कभी उसको लाया ही नहीं घर से। एक 7th क्लास का लड़का आता था यहाँ पर, क्या नाम था उसका, जिसको मैंने 7-8 पाइप मार दिए थे गेम खेलने के चक्कर में। नहीं सुमित नहीं, अरे दिलीप के साथ था वो क्लास में है? याद नहीं आ रहा, छोड़ दो, उसको मारा था ना मैंने, तो बिल्कुल उसकी और मेरी शक्ल बिल्कुल मिलती थी। हाँ अब याद आता तो बताते नहीं यार, C8 में पढ़ता है, वो मारा मैंने, वो छोड़ दिया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव भी था कि औरत और मर्द दोनों काम करते थे फैक्ट्रियों में। औरतें 31% लेबर का काम करती, जो एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए अगला निकल गया तो बोर भी हो गया। हाँ बोलिए। बेटे हमारे बारे में अच्छी चीजें कैसे लिखी जा सकती है, बहुत कम ही बातें लिखी गई है ना हमारे बारे में। अच्छी खराब नहीं, निश्चित रूप से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो हम लोग के बारे में तो हम लोग तो खराब लिखते ही हैं, एनसीईआरटी में भी उनके बारे में थोड़ा सा मतलब कि उनको तो किया ही गया है डिमोलाइज। लेकिन चक्कर क्या है ना, रियल हिस्ट्री जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, जो बताया गया है कि हम लोग इतने बर्बर थे, जात पात का सिस्टम इतना था, ये सब कहने की बातें हैं, बहुत ही एडवांस हम लोग का सोसाइटी था, जिसको कभी भी आगे सामने नहीं आने दिया गया। और ये कौन करेगा, हम आजाद हुए तो हमारी सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक से एक इतिहासकार है, रिसर्चर हम लोग के बैठे हुए हैं, उनको अपने इतिहास लिखने का मौका ही नहीं दिया। रिसर्च करने तो दो उनको, तब तो बताएंगे कि क्या इतिहास है। चलिए देखेंगे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में रसिया की बात करें 1896 से 1897 के बीच में, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में, इस साल बहुत ज्यादा स्ट्राइक हुए, औरतों ने भी स्ट्राइक किए और जितने भी वर्कर्स थे, क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनकी वर्किंग जो मतलब काम करने की जो स्थिति थी या जो भी था, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उनका उनका एक तरह से शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। बात समझ में आ रही होगी आपको? सो इन द कंट्री यार्ड समझते हैं क्या होता है एनीबॉडी? दूर देहात, दूर दराज का इलाका जो देहात का होता है उसको कंट्री यार्ड कहते हैं, याद रखिएगा। इन द कंट्री यार्ड peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the orthodox church owned large property. ये तो शहरों का था पहले, अब गांव की तरफ देख लो। गांव में ऐसा था कि खेती बाड़ी का काम, अनाज उत्पादन का काम तो किसान करते थे, हर जगह होता था, लेकिन जमीन का मालिक जैसे इंडिया में नहीं होता था, लैंडलॉर्ड बड़े बड़े जमींदार ही हुआ करते थे। द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टी। हाँ, जो राजा थे, अभी मैंने मारा नहीं है उसको, गिलोटिन नहीं किया, समझ रहे हैं ना, जार निकोलस सेकेंड अभी मरा नहीं है। तो अभी जो मैं ये आपको बातें बता रहा हूं, ये राजा के शासन की बातें, ठीक है ना, क्योंकि 1917 से पहले की जो भी बात कहेंगे मान के चलिएगा कि रसिया में मोनार्च था, राजतंत्र था, ठीक। बिल्कुल घटिया ही होता है राजा बेटा, जनता का जो राजा, जनता, राम को छोड़ के सारे राजा घटिया ही तो हुए इतिहास में, जितना भी हमको सुनने को मिलता है। राम के जैसे जो नहीं थे, इसको डिप्लोमेसी करते हैं, आगे सीखो। देखिए अब मैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता सकता हूं। अगर आप कहते हो कि कौन राजा अच्छा कौन खराब, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एंशिएंट में चलोगे तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन में कोई राजा तो था ही,
आप आते हैं वैदिक एरा में, तो जब महाजनपद काल आता है, ये तो पता होगा ना, महाजनपद काल जो 16 जनपदास थे, और उसमें जो जो राजा आए, मगध के, अंग के, ये जो भी आप वत्स या कौशल, जो भी अवंती में समझते हैं, तो उन राजाओं के बारे में जो ग्रंथों में लिखा गया था, वो ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे थे, उनके दरबारी कवियों ने लिखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, गुप्ता पीरियड की बात करें, तो जो दरबार में रहने वाले जितने भी कवि या लेखक होते थे, वही राजा के बारे में लिखते थे। प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में 6th क्लास में सुना होगा आप लोगों ने। वो गुप्ता पीरियड के, उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पता है हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी? समुद्रगुप्ता। ये 6th क्लास में था। तो उनके बारे में, उनके एक मंत्री थे, ब्राह्मण थे, हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, राजा की प्रशंसा में सारी बात। तो बेटे एक बात बताओ, जब राजा की प्रशंसा में ही कभी सारा बात लिखेगा, तो कैसे पता चलेगा कि राजा अच्छे थे या खराब? उसकी मजाल है जो राजा के बारे में गलत लिख दे। मुगलों के समय तक, एंशियंट टाइम को भी अगर आप ले लेते हो, ठीक है, अंग्रेजों के समय तक भी अगर आप बात कर लेते हो, तो हमें कुछ भी नहीं पता कि कौन अच्छा था कौन खराब, क्योंकि जो लिखते थे वो राजा के दबाव में लिखते थे। अकबर नामा, बाबर नामा, शाहजहां नामा, आलमगीर नामा, ये सब जितने भी बुक्स लिखी गई राजाओं के बारे में, उनके दरबारियों ने लिखी, उनकी मजाल थी, मुंडी कटवा देते, गिलोटिन करा देते कभी का। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन राजा अच्छा कौन खराब। चलिए, क्या बेटे, तो एक बात बताओ, पानी में आपने कुद्दी मार दी और कहेंगे नहीं मैं तो मगरमच्छ को देखते हैं आंख बंद कर लूंगी, तो ऐसा थोड़ी होता है। मगरमच्छ थोड़ी आंख बंद करेगा, पता तो चली जाएगा बेटे। और बुक लिख के क्या फायदा, जब आपने लिख के रखा है क्या रोज खुद पढ़ने के लिए? लेखक तो बुक इसलिए लिखता है ना, ताकि दुनिया उसको सुने। और कौन प्रकाशित करवाने की हिम्मत करेगा? किसके पास ज्यादा गुद्दी पे मांस हो गया है? किसी बात करती है बेटे। राजाओं के खिलाफ वाले तो पहले ही गिलोटिन हो जाते थे ना। जो राजा के खिलाफ है गिलोटिन, राजा के खिलाफ राजा होगा। दूसरा राजा, देखिए मैं जो बात आपको बता रहा हूं, अब भारत में जो पूरे भारत का राजा होता था, मुगलों के समय की बात करें या प्राचीन काल की, तो दूसरा राजा कौन हो जाएगा? वही। अरे बेटे, तो राजपूत कैसी बात कर रही है? फिर वही कॉम्प्लिकेटेड, अपनी बात को सही कहने की बात, ऐसा इसमें लॉजिक नहीं होता। कोई भी जो राजा, उसको प्रश्रय भी तो मिलता है ना। राजा के बारे में कौन लिखेगा? राजा को जानने वाला ही तो लिखेगा ना। ऐसे तो गली में कोई भी ताऊ बन करके नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ के बोलता मैं बाबर ने आज देख लूंगा, है ना, चाहे देसी ले रखी हो उसने, बाबर ने देख लेता था। अजीत सिपाही आ जाएगा ना, तो सीधे उसके गुड्डे पकड़ के जमीन के ऊपर। तो ऐसा नहीं होता। चलिए, तो यहां पर भी फ्रांस की तरह ही अधिकतर जो जमीन का मालिक था, या तो एरिस्टोक्रेट्स जो कुलीन लोग थे, या जमीन जायदाद वाले सरदार लोग थे, फ्यूडल्स लोग, और नहीं तो चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च। रसिया में भी चर्च के जो पादरी होते थे, प्रिस्ट, पादरी समझते हैं ना, पुजारी, वही लोग ज्यादा मालिक होते थे उसके। और लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू डिवाइडेड, वर्कर्स पीजेंट्स मतलब किसान, ये भी डिवाइडेड थे। दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस, और वो बहुत ज्यादा धार्मिक भी थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। नोबिलिटी समझते हैं आप लोग बेटा? जो नोबेल लोग कौन? जो विद्वान लोग होते थे। नोबेल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू, सॉरी, अरे गलत बोल गया। हाँ बोलो बेटा। विद्वान की डेफिनेशन अगर आप पूछना चाहें, तो विद्वान तो वही होता है ना जो अपनी विद्वता ना झाड़ता। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप जो इस तरह के क्वेश्चन है, पता है बेटे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और इसका जवाब बहुत ही आसान होता है। विद्वान वो जिसको अपनी विद्वता ना दिखानी पड़े, वही विद्वान होता है।
वो दूर, मतलब उसके हर तरह के व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि अगला विद्वान है। किसके साथ? हाँ, समझ रहे ना, जैसा सवाल वैसा जवाब। अब सही क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए था, आप ये भी तो बताओ कि विद्वान किस क्षेत्र में। ठीक है, मैं आपसे पूछा कि आप किसको विद्वान मानते हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किसको विद्वान मानते हो, आपकी नजर में विद्वान कौन होता है? जो गाड़ी अच्छी साफ करता है, जो आपको ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, जो ज्यादा पैसा कमाता है, जो आईएएस है, जो प्रधानमंत्री। आप विद्वान किसको समझते हैं? साइंटिस्ट को। नहीं, मैंने इतना बोल दिया ना, उसने पकड़ लिया, अभी समझ गए। हर आदमी अपने काम में, जो जिस काम में लगा है, अगर उसमें स्किल्ड है तो विद्वान। कार साफ, राजनीति में विद्वान है बेटे, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। चलिए, कितना आसान काम है, मूंगफली तोड़ी प्रधानमंत्री बना दिया, है कि नहीं? हमारे लिए है ना, हम तो जिसको चुनेंगे वही। तो बेटे आप है ना केवल अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हो, आप कोई राजनीति में थोड़ी हो आप शामिल। आप सबसे मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है हम, और आप नहीं, आप तो 18 के नहीं है जो। हाँ, तो जो लोग भी वोटर होते हैं वो मेरुदंड है डेमोक्रेसी के। राजनीति तो सब कुछ वही है। बिहार में चले जाइएगा ना, तो चाय का जो दुकान होता है ना, चाय की दुकान पे जो बड़े लोग बैठते हैं, चाय पीने वाले, बैठे बैठे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चेंज करवा देते हैं। और कोई नहीं ना बेवकूफ बना के कोई वोट लेके चल जाए, वो तो माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ है, वो बहुत चालू चीज है। बोलते हैं तो वोट दूंगा, और देंगे वोट उसी को जिसको जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं बना सकते आप। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा कोई भेदभाव